जैसा कि बच्चों हमने पहले पाठ में विज्ञान के पहले पाठ में जाना था पौधों यानी पादपों के पोषण के बारे में। हमने जाना था कि पौधे अपना पोषण कैसे लेते हैं, किस प्रकार से वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं और उसके जरिए अपना भोजन तैयार करते हैं, और साथ ही वो जो भोजन तैयार करते हैं वो हम तक भी पहुंच जाता है। आज हम इस पाठ के अंदर प्राणियों में पोषण के बारे में चर्चा करेंगे कि मानव या अन्य जीव जंतु जो भी हमारे आसपास में जीवित प्राणी दिखाई देते हैं बेटा, वो अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। क्या सभी के पोषण की विधि सेम है? हमने पिछले पाठ में बहुत सारी चीजें सीखी थी, जैसे कि स्वपोषी पोषण क्या होता है, परपोषी पोषण क्या होता है, पोषण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, विषम पोषी किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की विधि क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से पदार्थों की आवश्यकता पौधों को पड़ती है। जैसे कि हमने पढ़ा था जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण, इन सबकी सहायता चाहिए होती है। पौधों के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे कि वो अपना भोजन बना सकते हैं और हम प्राणी अपना भोजन नहीं बना सकते, वो था क्लोरोफिल। हमने जाना था पौधों का जो किचन होता है उसे हमने पढ़ा था कि वो पत्तियां होती हैं। फिर हमने कोशिकाओं के बारे में बात की, रंध्र के बारे में बात की, जिससे कि बहुत सारा पानी जो है वो वातावरण में मुक्त होता है और जिससे कि बारिश होती है। साथ ही उस जो पानी है उसके मुक्त होने से बेटा और भी पोषक तत्व नीचे से जड़ों से वो पौधे अवशोषित कर लेते हैं। उसके बाद हमने जाना था कि कहीं ना कहीं सभी जीवों का जो ऊर्जा का मेन स्रोत है वो है सूरज, क्योंकि सूरज अगर नहीं होगा बेटा तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, और पेड़ पौधे अगर नहीं होंगे तो प्राणियां तो मतलब कोई भी प्राणी है बेटा वो तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, वो तो रह ही नहीं सकता। इसके बाद हमने प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण को जाना था, और फिर हमने परजीवी, परपोषी, विषमपोषी, इन सब की परिभाषाओं के बारे में भी चर्चा किया था। हमने अमरबेल के बारे में चर्चा की बेटा कि किस तरीके से अमरबेल किसी भी पेड़ के ऊपर जाकर उसके रस को चूस लेता है। फिर उसके बाद हमने मच्छर, खटमल, जूं आदि के बारे में बात किया था बेटा, जिसमें हमने कहा था कि ये सभी के सभी जो है वो दूसरे जीवों पर रहकर उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी हैं बेटा जो कीटों को खाते हैं, जिन्हें हम कीटभक्षी कहते हैं। मृतजीवी कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो मृत से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हमने मृतजीवी पढ़ा था। उसके बाद इसके उदाहरण में कवक और फंजाई के बारे में पढ़ा बेटा, हमने विषाणु के बारे में पढ़ा, और फिर हमने सहजीवी संबंध के बारे में चर्चा की कि किस तरीके से दो अलग अलग जीव या जंतु या फिर पेड़ पौधे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। उसके बाद हमने राइजोबियम नाम के जीवाणु के बारे में चर्चा की, जो कि फलीदार सब्जियों के जड़ों में पाई जाती हैं और नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में अपनी योगदान देते हैं, यानी अपनी भूमिका बेटा निभाते हैं। ये सारी चीजें हमने पहले पाठ में जाना था और पढ़ा था, तो मैंने एक बार के लिए छोटा रिवीजन प्रोवाइड कर दिया है आपको। अब हम बात करेंगे हमारे पार्ट नंबर 2 के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखेंगे आप। वीडियो अगर पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपके फायदे के लिए चैनल बनाया गया है। चैनल तो यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, सवाल उठता है कि आपको किसका समझ में आता है। जिसका समझ में आता है उसको सब्सक्राइब करें, उसकी वीडियोस देखें और कुछ ना कुछ सीखते रहे। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ नंबर 2, प्राणियों में पोषण। हमने जाना प्राणियों में पोषण के लिए हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहना पड़ता है। आप बेटा दिन भर में सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक बहुत कुछ खाते हैं और वो सब हमारे शरीर में पच जाता है। हमारे शरीर में पचाने के लिए उन्हें पाचन तंत्र है, जिससे कि जो भी खाते हैं हम, जो भी कॉम्प्लेक्स यानी जटिल चीजें खाते हैं बेटा, हम उसको गलाकर, सड़ाकर, उससे पोषक तत्व अवशोषित करके बाकी चीजों को बाहर निकाल देते हैं, है ना। यानी कि हम जब वॉशरूम में जाते हैं तो अपने वेस्ट को रिमूव कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है, क्या सभी जीवों में पाचन की प्रक्रिया एक जैसी है? नहीं। अगर हम बात करें गाय भैंसों की बेटा, अगर हम बात करें अपने शरीर की, तो हम अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं, और अगर भोजन की प्रकार अलग अलग है तो पाचन की विधि भी अलग होगी, पाचन तंत्र भी अलग प्रकार के होंगे। क्या पेड़ पौधों में पाचन तंत्र पाया गया था? हमने कहा नहीं, उन्होंने तो अपना भोजन बनाया और कुछ सरल तत्व बनाए थे जिससे उन्होंने ऑक्सीजन की मदद से और थोड़ा सा तोड़कर अपना पोषण प्राप्त कर लिया था। पर प्राणी जितने भी है बेटा, उन सभी को अपने भोजन को तोड़ने की आवश्यकता होती है। चाहे अगर आप बात करें आप अपने शरीर की, गाय भैंस की, या फिर शेर की यानी जंगल के राजा की, इन सभी को बेटा
अपने भोजन को तोड़ने की आवश्यकता होती है। अब देखा जाए तो सबसे आसान प्रक्रिया होती है शेरों के लिए, क्योंकि शेर मांस खाते हैं और मांस सबसे आसान होता है पचाना। सबसे ज्यादा जटिल होता है पचाना पत्तों को, और पत्तों के अंदर पाया जाता है बेटा ग्लूकोज, सेल्यूलोज, स्टार्च, ये सब कुछ, जिसको तोड़कर जो जीव जंतु है वो पोषण प्राप्त करते हैं। हम भी देखा होगा आपने कि पत्तों को अगर सीधे तौर पर खाएं तो शायद पता नहीं, शायद डाइजेशन खराब हो जाए, शायद हम नोटिस करें कि हमारा जो है कुपच हो गया है, पेट में गैस बन रही है, पाचन तंत्र खराब हो गया है, ऐसा कुछ, या फिर आपको लूज मोशंस हो सकते हैं। लेकिन गाय भैंसों को तो ऐसा नहीं होता, वो तो पचा लेते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ पढ़ते हैं इस पाठ को। सबसे पहले बेटा, प्राणियों में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिससे कि उन पोषक तत्वों को अपने शरीर में ले जाएं। और जो पोषक तत्व बेटा हम खाते हैं, जैसे कि मान लो आज आपने बर्गर खाया, आज आपने इडली डोसा खाया, या फिर आज आपने चपाती और राजमा की सब्जी खाई, कुछ भी खाया, जो कुछ भी खाया बेटा वो अपने आप में बहुत जटिल है, उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर वो तोड़ोगे नहीं ना आप, तो आपके शरीर के अंदर वो अवशोषित नहीं हो पाएगा, और फिर आपको ऊर्जा कहां से मिलेगी, है ना। अगर मान लो उसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती तो खून के अंदर डायरेक्ट रोटी और सब्जी भर देते ना, पर खून के अंदर रोटी सब्जी बहते हुए तो कभी नहीं देखा होगा आपने। क्यों? क्योंकि खून के अंदर सरल पदार्थ बहते हैं, और उन सरल पदार्थों को हम कहां से प्राप्त करते हैं? हमारे टमी से। हमारे पेट के अंदर जो कुछ भी जाता है बेटा, ये पूरा प्रोसेस होता है और यहां पर डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन होने के बाद उसको हम अवशोषित कर लेते हैं और खून में मिला देते हैं। फिर वो खून बेटा पूरा हमारे शरीर के अंदर घूमता रहता है और हर एक कोशिका तक ऊर्जा पहुंचाता है। अगर खून ना हो तो क्या ऊर्जा मिलेगी हमें? नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा जिनके शरीर में खून की कमी हो जाती है उनको चक्कर आने लग जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, हमेशा सोते रहते हैं, आलस आता है, ये सब। तो इसीलिए भोजन को तोड़ना बहुत जरूरी है। अब सवाल उठता है कि कक्षा छठी में हमने भोजन के घटकों के बारे में पढ़ा था। अनेक संघटक होते हैं भोजन के, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, हमने वसा के बारे में पढ़ा, हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा, हमने विटामिन के बारे में पढ़ा, हमने लवण के बारे में पढ़ा, हमने पानी के बारे में पढ़ा, हमने नमक के बारे में पढ़ा। इन सब के बारे में हमने जाना, और ये सभी चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। देखो, अगर विटामिन की बात करें बेटा तो वो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं। यानी कि अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी हो गई ना तो आप फटाफट बीमार पड़ने लगेंगे। तो इसीलिए आपका कोई दोस्त बार बार बीमार पड़ रहा है या आप बीमार पड़ रहे हैं बेटा, तो आप समझ लीजिए आपके शरीर में कहीं ना कहीं विटामिन की कमी है। मोस्ट ऑफ द टाइम विटामिन की कमी से ही बीमारियां होती हैं। उसके बाद प्रोटीन की कमी अगर हो जाए, जो प्रोटीन हमारे शरीर में ताकत देता है, मसल्स होते हैं ना, मांसपेशियां, उसको मजबूत करता है। अब अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई ना तो आपके मसल्स कमजोर हो जाएंगे, आप थिन से लगोगे, पतले दुबले, शरीर में ताकत नहीं लगेगी। ये प्रोटीन की कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट से बेटा आपको ऊर्जा आती है, जैसे आपने खाना खाया और खाना खाते ही आपको भागने दौड़ने चलने का मन करने लग जाता है, या फिर अगर खाना ना खाओ तो थोड़ी कमजोरी से लगती है, तो वो काम कार्बोहाइड्रेट का होता है। कार्बोहाइड्रेट जो कि भोजन के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में हम खाते हैं, उनके बारे में भी हम बाद में और चर्चा करेंगे। उसके बाद बच गया बेटा वसा। वसा हमारे शरीर में सीधे तौर पर ऊर्जा नहीं देती है। वसा को पहले हम तोड़ते हैं और फिर वो सरलतम भाग में हमें ऊर्जा देती रहती है। वसा की आवश्यकता हमें कब होती है? जब हम काफी लंबे समय तक खाना नहीं खाते हैं, तो हमारे शरीर में बेटा वसा एकत्रित हो जाती है और वो बाद में टूट टूट कर हमें ऊर्जा देती रहती है। जैसे मान लीजिए आप 4 दिन तक खाना नहीं खा पाते, ऐसा वैसे करना नहीं, आपको खाना डेली खाना है और कम से कम 3 बार तो खाना ही खाना है। तो अगर आप 4 दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो 4 दिन तक नहीं खाने की वजह से कोई मर नहीं जाता। क्यों नहीं मरता भाई? क्योंकि उसके शरीर के अंदर जो है वो वसा एकत्रित थी। जब आपने खाना नहीं खाया तो वसा टूटना शुरू हो गया और उससे आपको ऊर्जा मिलती रही। धीरे धीरे फिर आप 4 दिन बाद पतले दुबले हो जाओगे और उसके बाद आपको ताकत नहीं लगेगी, फिर आपके अंदर ऐसा लगेगा यार अब तो मैं गया। तो ऐसी सिचुएशन होती है। तो वही कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट हम बहुत सारा खाते हैं, और स्पेशली आपने देखा होगा बिहार के लोग, बिहार यूपी यहाँ के लोग जो है चावल ज्यादा खाते हैं। चावल क्यों खाते हैं? क्योंकि बिहार के लोग बेटा शारीरिक रूप से मेहनत बहुत करते हैं। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा और किसी के बारे में अच्छाई या बुराई की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि जिस शरीर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी ना वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएगा ही खाएगा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट अगर आप खाते हो और उसको उतना ज्यादा तोड़ नहीं पाते हो, या फिर बेटा उसकी पूरी ताकत को आप निचोड़ नहीं पाते हो, तो आपके शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट जमा होता रहता है और इसकी वजह
वजह से बेटा डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट की भी एक निश्चित मात्रा ही खानी चाहिए। कितनी खानी चाहिए, कब खानी चाहिए, कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वही कह रहे हैं क्या कि जंतुओं में विशेष प्रकार के जटिल पदार्थ होते हैं और उन जटिल पदार्थों को हमें तोड़ना होता है। जैसे इसको उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, ये रहा हमारा जटिल पदार्थ। जटिल पदार्थों को हम क्या करेंगे बेटा, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, बायोलॉजिकल पदार्थ जो हमारा शरीर खुद बनाता है बेटा, ठीक है। जैसे हमारे माउथ के अंदर सलाइवा होता है, सलाइवा मतलब जिसे आप लार कहते हैं, जैसे थूक के अंदर आता है। तो वो लार क्या काम करता है, देखा होगा आपने, चाहे आप सूखी सब्जी खाओ, चाहे आप सूखा ब्रेड खाओ, थोड़ी देर बाद आपका मुंह पूरा अंदर से पानी पानी हो जाता है। क्यों हुआ, क्योंकि वो पानी आपके गले से, यहां पर बेटा एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, जिसे कहते हैं लार ग्रंथि या लाला ग्रंथि। वो लार ग्रंथि लार स्रावित करती है और आपके फूड के अंदर, आपके भोजन के अंदर उसे मिला देती है और भोजन उसके बाद टूटना शुरू हो जाता है। तो अब ये कैसे टूटता है, वो टूटता है सरल पदार्थों में। आप गौर से देखें तो यहां पर सभी के सभी जो जटिल पदार्थ के रूप में थे, सभी के सभी सरल पदार्थ आपस में जुड़े हुए थे, है ना, एक आबंध से। अब अगर मैं इन सभी को तोड़ दूं तो ऐसे सरल पदार्थ बन जाएंगे जिसको अवशोषित कर पाना या जिसको प्रयोग में ला पाना बहुत आसान होगा। अब ये विखंडन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहते हैं इसे, तो हमारे शरीर के अंदर जो कुछ भी आपने खाया बेटा, उसका मुंह से ही पाचन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपके शरीर के अंदर मुंह में कोई चीज गई, आपने उसे चबाना शुरू किया, तो सबसे पहले तो आपने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए दांतों से सबसे पहला पाचन तंत्र का अंग आता है हमारा मुख गुहा, यानी जिसे आप कहते हैं मुंह। और मुंह के अंदर हम क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों को पीसते रहते जैसे चक्की होता है। तो वही कह रहे हैं क्या कि पाचन के लिए हमें पहले उसे तोड़ना पड़ता है और फिर उसके बाद वो पचता है। इस पूरे प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। अब आता है हमारे पास खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। आपको क्या लगता है, सभी जो प्राणी है हमारे आसपास में, सभी एक ही प्रकार से भोजन करते हैं? मैं बार बार ये सवाल पूछ रहा हूं जिससे कि आप मुझे उत्तर दें। सभी प्राणी बेटा एक जैसा भोजन तो नहीं करते। आप जो खाते हो, मैं जो खाता हूं, वो कॉमन हो सकता है, लेकिन आप जो खाते हो और मधुमक्खी जो खाती है वो कॉमन नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? यानी कि बहुत सारी चीजें हम प्राणियों में कॉमन भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें अलग भी हो सकती है। तो वही कह रहे हैं क्या कि जैसे मधुमक्खी हो गई, ठीक है, मरमर पक्षी हो गए, हमिंग बर्ड, पौधों का मरकंद चूसते हैं। मरकंद मतलब उसका रस चूसते हैं। अब क्या लगता है कि वो भोज्य पदार्थों में जटिल पदार्थों को खाते हैं? नहीं, वो उनके रस को चूसते हैं और उस रस से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कुछ शिशु जो है, जंतु जो है, वो अपने माता पिता का जो है वो पोषक पदार्थ खाते हैं। जैसे आप क्या करते हो, आप अपना भोजन खुद थोड़ी लेने जाते हो, मम्मी पापा आपके लिए तैयार करते हैं। वहीं पर जब आप बहुत छोटे होते हो तो आपकी मम्मी आपको दूध पिलाती हैं। अब इससे यहां पर ये कंक्लूजन निकल कर आता है कि कुछ प्राणी जो है वो पौधों पर आश्रित होते हैं, कुछ प्राणी जो है वो दूसरे जीव जंतुओं पर आश्रित होते हैं। अब कह रहे अजगर जैसे सर्प जो होते हैं, ये क्या करते हैं, शिकार समूचा ही निगल जाते हैं। अब कुछ चबाते हैं, कुछ चूसते हैं, कुछ जो है निगल जाते हैं। अलग अलग प्राणी अलग अलग प्रकार से अपना भोजन लेते हैं। वही कह रहे हैं कि कुछ जलीय प्राणी होते हैं जो पानी में तैरते हुए कणों को सीधा खा जाते हैं। अब आता है हमारे पास एक क्रियाकलाप 2.1। इसमें करना क्या है, अंतर्ग्रहण की विधियां आपको लिखनी है। जैसे कहता है क्या, जंतु का नाम, ठीक है, घोंघा क्या खाता है भाई, आहार का प्रकार क्या खाता है और आहार की विधि। अब आहार की विधि में आपने देखा ना, कुछ होते हैं जो चूसते हैं तो चूसना आ गया आहार की विधि, कुछ होते हैं जो खाते हैं चबाते हैं तो चबाना आ गया, विधि में क्या आएगा, चबाना। कुछ ऐसे होते हैं जो निगलते हैं तो निगलना आ जाएगा। तो इसके आधार पर बेटा आपको यहां पर उत्तर लिखना है। जैसे घोंघा क्या खाते हैं बेटा, बताओ, मिट्टी के पोषक तत्व खाते हैं, तो मिट्टी हो गया, और ये क्या हो गया, उसको चाटना, मिट्टी को चाटते हैं और मिट्टी को निगल लेते हैं, तो इसमें आप चाटना और निगलना लिख लेंगे। चींटी क्या करती है, चींटी जो है रोटी खाती है, चपाती वगैरह ब्रेड वगैरह खाती है, वो यहां लिख लेंगे बेटा। यहाँ पर चपाती ब्रेड कुछ भी लिख लीजिए आप, या फिर मीट भी खा लेते हैं वो लोग, मतलब चींटी तो कुछ भी खा लेते हैं। और यहाँ पर आहार की विधि क्या है, वो है काटना और निगलना, यानी पहले वो काटते हैं दांतों से, उनके पास जो मुंह होता है, और उसके बाद निगलते हैं। ऐसे फिर चील का बेटा, चील क्या करते हैं बेटा, आहार के प्रकार दूसरे जीव जंतु होते हैं, और यहां पर क्या होगा, खाना, कुतरना खाना,
मरमर पक्षी क्या होगा बेटा, फूलों का रस, और विधि में आ जाएगा चूसना। जू क्या होता है, मानव प्राणी का खून, ठीक है, रक्त, और वो क्या करते हैं, चूसते हैं, ठीक है। वैसे ही मच्छर भी क्या करते हैं, रक्त, और वो भी चूसते हैं। तितली क्या होती है भाई, तितली कैसे खाती हैं, फलों का या फूलों का जूस, और वो चूसती हैं। मक्खी क्या करती है बेटा, तो इसके आधार पर तो आहार की विधि में आपके पास है छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना, निगलना, साइफनी, स्पंजी, चूषण। ये इनमें से आपको उठा उठाकर यहां पर लिखना है। जो प्राणी आपको चबाते हुए दिखते हैं उनको चबाना लिख लो, जो फाड़ना लिखते हैं, काटना दिखाते हैं, वो इसमें आप भर लेंगे अपने हिसाब से। नीचे यहां पर कुछ आहार की विधियां दे रखी हैं, उसके आधार पर आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं एक अद्भुत सत्य के बारे में, स्टारफिश के बारे में। आपको पता है बच्चों, स्टारफिश का जो बाहरी कवच होता है ये बहुत कठोर होता है, और ये कवच जो होता है, इस कवच को बनाया जाता है या ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे बनता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3 से। तो वही कह रहे हैं कि कवच खोलने के बाद यह अपने मुंह से अपना आमाशय बाहर निकालते हैं तथा जंतु के कोमल भाग को खाती हैं। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता है। यानी स्टारफिश के खाने का तरीका तो बिल्कुल ही अलग है। स्टारफिश अपने आमाशय को ही बाहर निकाल लेते हैं। आमाशय क्या होता है बेटा, बताओ, आमाशय किसे कहते हैं, पेट को। यानी देखो यहां लिखा हुआ है, आमाशय क्या होता है, हमारा पेट। तो जो स्टारफिश होती है ना, वो अपने पेट को ही बाहर निकाल लेती हैं और जितना भी भोजन है उसमें भर लेती हैं और पेट को फिर अंदर ले लेती है और आराम से पचाती रहती है, क्योंकि इनके पास ऐसा कुछ मुंह जैसी संरचना नहीं होती है। तो वही यहां पर आपको लिखना है। यहां पर आता है आप बेटा सबसे महत्वपूर्ण बात, मानव के अंदर पाचन तंत्र कैसे काम करता है। तो हम आज बात करेंगे आगे मानव पाचन तंत्र के बारे में। मानव की पाचन तंत्र की जो शुरुआत होती है बेटा, वो होती है मुख गुहिका से। मानव का पाचन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना हुआ है और ये जो कई अंग हैं सब अपना अपना कार्य अलग अलग करते हैं। मानव के पाचन तंत्र में बेटा कोई भी अंग अगर ढंग से काम नहीं करता तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उसकी पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाती है। सबसे ज्यादा जो पाचक रस होता है वो हमारे आमाशय में मिलता है, यानी पेट में मिलता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि लगभग पाचन का सारा कार्य, लगभग पूरा नहीं, लगभग पाचन का सारा कार्य जो है वो आमाशय यानी कि पेट में ही होता है। अब हमारे शरीर के जो विभिन्न भाग है बेटा, उसमें आ जाता है हमारे पास मुख गुहिका यानी मुंह। उसके बाद आ जाता है बेटा हमारे पास ग्रास नली या फिर ग्रसिका, जिसे इंग्लिश में बेटा ईसोफेगस भी कहते हैं, यानी ये पाइप जो हमारे पेट तक जुड़ी होती है। उसके बाद आ जाता है बेटा अगला आमाशय यानी हमारा पेट, जो जे जैसी संरचना होती है और सिकुड़े हुए पर बहुत छोटी होती है, लेकिन जब इसमें खाद्य पदार्थ जाता है बेटा तो ये बड़ा सा हो जाता है। उसके बाद आता है बेटा क्षुद्रांत। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई लगभग 7.2 मीटर तक होती है और इसको छोटा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका एरिया छोटा होता है, पाइप पतली होती है और इसके मुख्य 3 भाग होते हैं, बस ये याद रखना। उसके बाद आता है बेटा बृहदांत्र। बृहदांत्र में क्या होता है, बड़ी आंत जो होती है लंबाई में लगभग 1.5 मीटर की यानी 1.5 मीटर की बस, और ये बड़ी इसलिए कहलाती है क्योंकि इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है, जो मलाशय से जुड़ी होती है। मलाशय वो होता है जहां पर बेटा आपका सारा वेस्ट इकट्ठा होता है, पोटी इकट्ठा होता है। उसके बाद लास्ट में आता है बेटा आपका मलद्वार अथवा गुदा, जहां से पोटी बाहर आ जाता है। ये पूरी की पूरी संरचना हमारे पाचन तंत्र में आ जाती है। अगर आप इसको चित्र की सहायता से देखें तो देखो सबसे पहले है मुख गुहिका, जहां पर बेटा हमारे जीभ होते हैं, हमारे दांत होते हैं और लाला ग्रंथि होती है। इन 3 के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद बेटा ये ग्रसिका है जिसे आप फूड पाइप भी कहते हैं या ईसोफेज कहते हैं, जो हमारे आमाशय से मुख गुहिका को जोड़कर रखती है। उसके बाद आमाशय में सारा जो भोजन है वो आता है, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद यकृत है जिसे आप लीवर कहते हैं। उसके बाद बेटा पित्ताशय है। उसके बाद अग्नाशय है जिसे आप कहते हैं बेटा पेनक्रियाज, जो इंसुलिन बनाता है और भोजन के जो कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा उसकी मात्रा को तोड़ता है
और हमारे ब्लड के अंदर, हमारे खून के अंदर कहीं ना कहीं समझ सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा यानी शुगर की मात्रा को बराबर बनाए रखता है। क्षुद्रांत है, उसके बाद बृहदांत्र है, मलाशय है, गुदा है, और फिर तो पता ही आगे क्या होता है। तो आइए इन आहार नलिकाओं के बारे में थोड़ी हम डिटेल में चर्चा करते हैं। वही कह रहा है कि यहाँ पर जो है आमाशय की आंतरिक भित्ति होती है, फिर क्षुद्रांत होता है, आहार नाल से संबंधित ग्रंथियां होती है जैसे लाला ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय पाचक रस को स्रावित करती है, और ये पाचक रस जो है बेटा भोजन को पचाने का काम करते हैं। अगर हमारे शरीर में, पता है आपको, पाचक रस ना हो तो क्या हो, क्या हो, एक बार जो आप खाना खाएंगे ना उसको पचने में 50 साल तक लग सकता है। तो हमारा खाना अभी आप खाते हो और आप देखते हो भाई 4 घंटे बाद मेरे को भूख लगने लग गई, पेट में गुड़गुड़ होने लग गई, पेट में दर्द होने लग गया। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह सिर्फ एक ही है, क्योंकि हमारे पेट के अंदर बेटा पाया जाता है क्या? पाचक रस, जो पोषण देने के लिए हमें भोजन को तोड़ता है। तो पाचक रस बेटा बहुत जरूरी है, इसके बिना हमारा भोजन इतने जल्दी तो नहीं पचेगा। चलिए अब हम बात करते हैं मुख एवं मुख गुहिका से। मुख गुहिका के अंदर कोई भी भोजन जब हम खाते हैं बेटा तो उस विधि को अंतर्ग्रहण कहते हैं। अंतर्ग्रहण वो विधि है जिसमें हम मुंह के अंदर खाना डालते हैं, इसे हम कहते हैं अंतर्ग्रहण। इंग्लिश में इसे कहते हैं इंजेक्शन। क्या कहते हैं? इंजेक्शन। इन मतलब अंदर, इंजेक्शन। इंजेक्शन एक ऐसी विधि है जिसके अंदर हम खाद्य पदार्थों को मुंह में डालते हैं। तो वही लिखा हुआ है, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वार द्वारा होता है। आहार शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को, यानी भोजन को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। अंतर्ग्रहण के बाद बेटा फिर दांतों की सहायता से हम भोजन को चबाते हैं, तोड़ते हैं, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भोजन को चबाना एक यांत्रिक विधि है। यांत्रिक विधि क्यों है ये? क्योंकि इसमें कोई रसायन का प्रयोग नहीं होता चबाने में, हम सिर्फ दांतों को ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे करके चबाते रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको अपना पाचन तंत्र अच्छा बनाए रखना है, भोजन से ज्यादा ऊर्जा लेनी है, तो बेटा आपको क्या करना होगा? एक बार जो भोजन आपने खाया है उसको कम से कम 16 बार चबाना होगा, कम से कम। वैसे ऐसा हम बहुत कम करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा आजकल ही तरह तरह की बीमारियां हमारे पेट में होने लगी हैं। जैसे बहुत सारा खाना खा लिया लेकिन आपको ताकत नहीं लगती है, बहुत सारा खाना, अच्छा खाना खाते हो लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं दिखता है, या फिर बार बार पेट खराब हो जाता है, पेट में दर्द होता है, गैस बन जाती है। तो ये सारी समस्याएं क्यों हो रही है? क्योंकि हम भोजन को ढंग से पचाते नहीं है, चबाते नहीं है। अगर आप भोजन को बेटा दांतों से ढंग से चबाओगे नहीं तो आपका जो ईसोफेगस होता है, यानी कि ये जो आहार नाल होता है बेटा, यहां पर भोजन के मोटे मोटे कण जाएंगे और उन मोटे मोटे कणों को अंदर ले जाने में भी दिक्कत होगी, है ना। इसीलिए आपको पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। खाना खाया और पानी पिया, खाना खाया पानी पिया, मतलब एक बाइट खाई पानी पिया, क्योंकि हम इतना बड़ा टुकड़ा अंदर ठूसने की कोशिश करते हैं कि जाता ही नहीं है, और जब जाता नहीं है तो फिर पानी लेकर ऐसे करके अंदर कर लेते हैं, जबकि ये तरीका बेटा गलत है। आपको फूड को चबाना है, जिससे कि चबा चबा कर उसको छोटा कर देना है। जब वो बेटा हमारे फिर पता है अग्नाशय में जाएगा, यानी पेट में जाएगा, उसके बाद उसके लिए पचना बहुत आसान हो जाएगा। पेट को कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने ज्यादातर मेहनत कहां से कर ली है? दांतों से। वहीं पर अगर आप दांतों से मेहनत कम करोगे तो आपके पेट में मेहनत ज्यादा पड़ेगी, और जिसकी वजह से पेट खराब हो जाता है। समझ रहे हो? तो इसीलिए ये एक यांत्रिक विधि है जिसके द्वारा हम रोटी को, चावल को या अपने भोजन को पीसते हैं। अब ये जो है दांत, ये मसूड़ों के बीच में फंसी होती है, धसा होता है। हमारे दांत विभिन्न प्रकार के होते हैं और ये प्रकार बेटा अभी हम चर्चा करेंगे। यहां पर हमारे दांत में बेटा सबसे पहले होता है कृंतक, ठीक है, कृंतक होता है सबसे आगे, उसके बाद रदनक होता है, उसके बाद अग्रचवर्णक होता है, और उसके बाद बेटा चवर्णक होता है। यानी कि चवर्णक सबसे पीछे होता है, अग्र चवर्णक उसके आगे होता है। अग्र मतलब आगे होता है, चवर्णक के आगे अग्र चवर्णक, उसके बाद रदनक होता है, उसके बाद कृंतक होता है। अगर आप गौर से देखें तो कृंतक की जो संख्या है वो है 4, ठीक है, 4 है, 1 2 3 4, ये 4 देखो, 1 2 3 4। उसके बाद अगर आप गौर से देखें तो रदनक के सिर्फ 2 ही हैं, 1 और ये 2। तो पहले आ गया आपके पास 4, फिर आ गया 2, फिर उसके बाद अगर आप अग्र चवर्णक की बात करें तो फिर से 4 आ गया, देखो
यहां पर 1 2 और इधर से 1 2, फिर से 4 हो गया। उसके बाद फिर चवर्णक की बात करें तो 6 आ गए, 3 लेफ्ट साइड में है और 3 बेटा राइट साइड में है। तो इसीलिए हमारे पास अनुपात क्या बना, 4 2 4 6, यानी ये सिर्फ नीचे के दांत है बेटा। कितने हो गए, 4 2 6 4 10 और 6 16, 16 दांत हमारे कहां हो गए, नीचे हो गए। अब बेटा अगर हमारे दांत 16 नीचे होंगे तो कितने दांत ऊपर होंगे, 16 ही ऊपर होंगे। इसीलिए तो कहते हैं मैं तेरे 32 के 32 दांत झाड़ दूंगा। अब 32 दांत झाड़ने का मतलब समझ रहे हो ना, 16 ऊपर के और 16 नीचे के। अब वो क्यों झाड़ेगा भैया, हमारे कुछ दांत तो अपने आप ही झड़ जाते हैं। और वो कौन से दांत होते बेटा, उन्हें हम कहते हैं बेटा दूध के दांत। ठीक है, अब वो दूध के दांत कहां होते हैं, कौन सी उम्र में होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहां पर फिलहाल कह रहा है क्या कि हमारे पास जो है वो दांतों का काम पीसना है, और पीसने के बाद जो बेटा लाला ग्रंथि से लाला रस निकलती है जिसे आप कहते हैं लार, उसको मिलाना है। और इसमें बेटा हमारा जो जीव है ये जीव बहुत मेहनत करता है। क्यों, कभी खाने को इधर पलटता है, कभी खाने को उधर पलटता है, कभी अंदर लेता है, कभी आगे धकेलता है, ऊपर करता है, नीचे करता है, मतलब बहुत मेहनत करता है। अब आपने नोटिस किया है, मैं इतनी देर से आपके साथ बोले जा रहा हूं, बोलने की वजह से मेरे जबड़े दुख जाते हैं, लेकिन मेरा जीव कभी नहीं दुखता। क्यों, क्योंकि जीव जो है बेटा हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है, जीव। हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है बेटा नर्व कोशिका। ठीक है, जिसकी वजह से हम महसूस कर पाते हैं चीजों को। और सबसे मजबूत हड्डी होती है हमारे चिन की, यानी कि हमारी ठोडी की। ठोडी की हड्डी बेटा बहुत मजबूत होती है। ठीक है, अब कहते हैं दांतों के प्रकार। तो ये आपके पास है कर्तन या दंसन वाले दांत, यानी दांतों की संख्या लिखनी है, निचला जबड़ा और ऊपर वाला जबड़ा। तो ये भी मैंने बताया ना, ये कर्तन मतलब क्या हो गया, जिसमें कुतरना आता है। ठीक है, चीरना फाड़ना आता है, चबाना पीसना आता है। अब कर्तन वाले दांत आगे वाले होते हैं, आगे वाले दांत मतलब जिसे आप कहते हैं ये 4 नीचे वाले। तो अब ये 4 है तो इसमें निचले जबड़े में भी 4 हो गया, ऊपर वाले जबड़े में भी 4 हो गया। 4 + 4 कितने हो गए, कुल 8 हो गए। चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कौन से होते हैं, जिन्हें आप कहते हैं बेटा रदनक। क्या कहते हैं, रदनक। क्लियर हो गया, तो रदनक में आ गए आपके पास 2 नीचे होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, तो कितने हो गए, 4। चबाने और पीसने में 2 जो पीछे के दांत बच गए, अगर चवर्णक और चवर्णक ये दोनों के दोनों मदद करते हैं, तो कुल मिलाकर ये कितने हैं, तो 6 इसके थे, 4 इसके, तो 10 हो गए। तो यहां पर बच गया आपके पास, नीचे आपके पास 6 और 4 10, और यहां पर भी क्या होगा 10। तो इस हिसाब से 10 यहां आएगा, 10 यहां आएगा, टोटल हो गए 20। 20 और ये 12 थे, तो कुल मिलाकर हो गए हमारे दांत 32। अब आता है आपके पास कि दूध के दांत तथा स्थायी दांत क्या होते हैं। आपने नोटिस किया होगा बेटा कि अभी आप 6th स्टैंडर्ड में हैं, आपके बहुत सारे दांत अपने आप गिर चुके होंगे, टूट गए होंगे। कैसे टूटे होंगे, तो धीरे धीरे दांत कमजोर पड़ गए होंगे और नए दांत आ गए होंगे उसकी जगह पर। तो हमारे जो दूध के दांत होते हैं वो थोड़े से कमजोर होते हैं, उसके बाद हमारे स्थायी दांत आते हैं। और दूध के दांत लगभग 10 साल तक हमारे सारे के सारे टूट कर नए आ चुके होते हैं, लगभग 10 साल तक। ठीक है, वैसे तो कई बच्चों में 90% बच्चों में 8 साल तक की ही प्रक्रिया में हो जाता है, लेकिन कईयों में एक आधा दांत बाद तक निकलते हैं, यानी कि 10 साल तक निकलते हैं। तो वही कह रहे हैं क्या आपको याद है कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे। हमारे दांतों का प्रथम सेट जो हमें शिशु काल से मिलता है बेटा, और लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं, लगभग 8 तक, यानी कि 8 से 10 तक भी होता है, कईयों में 10 तक होता है, कईयों में 8 में ही हो जाता है। इन्हें हम कहते हैं बेटा दूध के दांत। इन दांतों के स्थान पर नए दांत निकलते हैं जिन्हें कहते हैं स्थायी दांत। और सामान्यतः यह स्थायी दांत हमारे जीवन भर रहते हैं, अगर हमें कोई भी दिक्कत नहीं रही। और दिक्कत होती है तो फिर बुढ़ापे में जाकर ये दांत हमारे गिर जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्रियाकलाप 2.3 के बारे में। ये सभी क्रियाकलाप बेटा मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। 2 परखनली लीजिए। परखनली मतलब होता है बेटा जिसे आप कहते हैं टेस्ट ट्यूब, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। उसके बाद उन्हें ए और बी से चिन्हित कीजिए, यानी या तो आप उसके ऊपर मार्कर से नाम लिख दीजिए या फिर स्टिकर चिपका दीजिए। अब एक में उबले हुए चावल डालिए और 1 चम्मच उबले हुए चावल को मुंह में लीजिए और उसे चबाइए लाइक दिस। चबाने के बाद उसको दूसरे वाले बीकर में रख लीजिए।
दोनों परख नली में थोड़ा सा पानी डालना है। उसके बाद अब दोनों में आयोडीन डालना है, आयोडीन के 2-3 बूंदे। उनका परीक्षण कीजिए, ए तथा बी में आपको क्या अंतर देखने के लिए मिला। परख नली के रंग में क्या परिवर्तन आया, परिवर्तन क्यों आया, तो वही कह रहे हैं क्या कि परिणामों पर चर्चा कीजिए। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो आपने मुंह में लेकर चावल को चबाया था उसकी वजह से उसका जो बेटा मंड था, उसको मंड को उसने किस में चेंज कर दिया, शर्करा में, यानी कि शुगर में। जीव एक मांसल पेशी होती है जिसके बारे में मैं बता चुका हूं, जो मुख गुहा के पीछे आधार से जुड़ी होती है और यह हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। अब आता है क्या मिठाइयों का दंत क्षय से क्या लेना देना है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा बेटा कि आप लोगों को आपके मम्मी पापा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा चॉकलेट ना खाओ, दांत तुम्हारे झड़ जाएंगे, दांत में कीड़े लग जाएंगे, दांत टूट जाएंगे। क्या यह बात सत्य है, और सत्य है तो कितने हद तक सत्य है। यह बात बिल्कुल सत्य है बेटा कि चॉकलेट खाने से आपके दांत टूट सकते हैं, पर यह कतई भी नहीं है कि आप चॉकलेट खाएंगे तो टूट जाएंगे। चॉकलेट खाने पर टूटता इसलिए है क्योंकि चॉकलेट खाने के बाद हम बेटा कुल्ला नहीं करते हैं, हम ब्रश नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो जो चॉकलेट होता है हमारे दांतों के गहों के बीच में फंस जाता है, और जब उसके ऊपर छोटे छोटे से कीड़े पैदा हो जाते हैं तो वो हमारे दांतों को सड़ाने लगते हैं, और जिसकी वजह से दांत में दर्द होने लग जाता है, दांत काला पड़ जाता है और सड़ जाते हैं। वैसे भी आपको पता होगा दूध के दांत कमजोर होते हैं तो उनको सड़ाना इनके लिए बहुत आसान होता है, कीड़ों के लिए। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि चॉकलेट खाना बंद मत करो, जितना आपको खाना है खाओ चॉकलेट, लेकिन ये ध्यान रखो बेटा कि चॉकलेट खाने के बाद ब्रश जरूर करना है आपको, क्योंकि अगर चॉकलेट खाने के बाद आप ब्रश नहीं करोगे ना तो वो कीड़े फिर तो दांत ले जाएंगे सारे। अब दंत क्षय होता कैसे है, तो देखो दंत क्षय को यहाँ चित्र में दिखाया गया है। जैसे मान लो दंत के बीच में पहले छोटी सी एक दरार पड़ जाती है। ये दरार क्यों पड़ी, क्योंकि आपने चॉकलेट खाया और चॉकलेट खाने की वजह से चॉकलेट अटक गया, वहां पर छोटे छोटे कीड़े लगे जिन्होंने हमारे दांत के ऊपरी सतह को गलाना शुरू कर दिया। जैसे ही छोटी सी दरार हुई, अगर उसी टाइम में हम दरार को भरवा लें, ठीक है, मसाला लगवा लें, तो कीड़े अंदर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि दरार हो गई क्योंकि दर्द होता नहीं है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे कीड़े और दांतों को खाते हैं, छोटा होल बन जाता है, फिर वो होल और बड़ा होता है और एक समय आता है बेटा जब वो होल हमारी जड़ों तक पहुंच जाता है, और जैसे ही वो होल हमारी जड़ों में यानी इस वाले लेयर में पहुंचता है तो हमें बहुत तेज की सनसनाहट होती है, दर्द होता है, तो इसीलिए कीड़े लग जाते हैं। तो चॉकलेट कम खाना है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे जीभ के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते बेटा, जीभ हमारे सबसे मजबूत मांसपेशी है, और जीभ सिर्फ और सिर्फ खाद्य पदार्थों को मिलाने के काम में ही नहीं आती है, बोलने के काम में भी आती है और टेस्ट लेने के काम में भी तो आती है। शायद आप में से बहुत सारे बच्चों को जो है पिज्जा पसंद हो, मुझे भी है, पर ऐसा नहीं कि बहुत पसंद है। शायद आप में से बहुत सारे बच्चों को मोमोज पसंद हो, पर मुझे पसंद नहीं है। अब सवाल उठता है कि हमारे दिमाग में कुछ चीजें अच्छी है बनी हुई, कुछ चीजें बुरी बनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ जीभ की वजह से। तो जीभ में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम स्वाद को चख लेते हैं, तो कहते हैं कि जीभ में ना छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, ऐसे छोटे छोटे दानों की तरह हमारे पूरी जीभ में होता है, ठीक है। अगर आप गौर से माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको सब नजर आ जाएगा कि आपके जीभ में क्या है और वो क्रिया कैसे करता है। तो वही कह रहे हैं क्या कि ये भोजन को मिलाता है, साथ ही जीभ में स्वाद ग्रंथि होती है जो स्वाद को पहचान लेता है। अब कहता है क्या कि आप इसके लिए क्रियाकलाप कर सकते हैं, नींबू ले लीजिए, नमक लीजिए और चीनी का रस ले लीजिए, नीम की पत्ती ले लीजिए, करेला ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अब अपने मित्र को बोलिए आंख पर पट्टी बांध लेगा और उसके जीभ को बोलिए बाहर निकालने के लिए, और सीधा उसके कुछ भागों पर आप इन रसों को डालेंगे। एक बार नींबू का रस डालेंगे, ठीक है, फिर उससे महसूस करने के लिए बोलेंगे तुम्हें स्वाद लग रहा है क्या, फिर उसके बाद आप नींबू के रस के बाद जो है बेटा नमक डालेंगे, फिर चीनी डालेंगे, फिर करेले का रस डालेंगे, और इसके लिए आप क्या करेंगे, सीख का प्रयोग कर सकते हैं। किसकी सीख, झाड़ू की सीख मत ले लेना, आप माचिस की तीली ले सकते हैं। उस रस को डुबोकर माचिस की तीली को उसके जीभ के एक छोटे से हिस्से पर डालना है और उसको बोलना महसूस कर इसका स्वाद कैसा है। मिलाना ही नहीं है, उसको मुंह को अंदर नहीं लेने देना है, सिर्फ जीभ को बाहर रख के ऐसे डालना है, ठीक है। फिर वो आपको बता देगा कि उसके किस भाग पर खट्टे का अंदाजा हो रहा है, किस भाग पर जो है मीठे का अंदाजा हो रहा है, किस भाग पर जो है वो कड़वे का अंदाजा हो रहा है। ये सारी चीजें आपको वो बता सकता है। तो जीभ के विभिन्न भाग होते हैं और इन विभिन्न भागों पर बेटा
अलग अलग प्रकार के स्वाद आते हैं। अब जीभ पर कैसे स्वाद आते हैं मैं अभी आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले कौन सा स्वाद आपको मिलेगा, तो बच्चों मैंने अब इस चित्र को बदल दिया है। जैसा कि आप देख सकते हो जीभ पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्र, इसमें मैंने क्षेत्र को बदल दिया है, यानी चित्र को बदल दिया है। अगर आप बेटा गौर से देखें ना तो यहां पर मैंने बहुत सारी स्वाद ग्रंथियों के बारे में बताया है। जैसे देखो यहां पर दिख रहा है आपको कि सबसे बाईं साइड में आपको यहां पर सौर लिखा हुआ दिख रहा है। सौर का मतलब होता है बेटा खट्टा, यानी जो भी चीजें खट्टी होंगी वो यहां पर महसूस होंगी, यानी कि हमारे जीभ के साइड में, या तो बाईं साइड या फिर दाईं साइड, ये दोनों सौर है, यानी खट्टी चीजें हमें साइड से महसूस होती है। वहीं पर सबसे आगे जो होती है ये हमें सॉल्ट महसूस होती है, यानी नमकीन महसूस होता है। सबसे आगे नमक महसूस होगा आपको, यानी नमक को वो सबसे आगे महसूस कर पाएगा आपका मित्र। उसके बाद नमक के पीछे वाले हिस्से में मीठा आपको महसूस होगा, या आपके मित्र को मीठा महसूस होगा। उसके बाद पीछे की तरफ जो है वो कड़वा महसूस होगा, कड़वा। इसीलिए आपने देखा होगा ना कोई भी दवाई जब आप कड़वी पीते हैं तो आप सीधा क्या करते हैं, डालते हैं और पानी से सट से अंदर, क्योंकि उसको सीधे पीछे कड़वापन लगेगा आपको, तो इसीलिए हम पीछे रोकने ही नहीं देते, हम सीधा अंदर डाल लेते हैं, तो कड़वा पीछे लगेगा। बीच में कुछ ऐसा स्वाद आता है बेटा जिसे कहते हैं उमामी। उमामी का मतलब होता है जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, यानी ऐसा स्वाद जो बहुत अलग सा हो, मतलब बहुत अच्छा सा हो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं चीज का स्वाद बताने के लिए, चीज जो पनीर वगैरह चीज वगैरह सुना होगा ना नाम आपने, तो चीज का स्वाद बताने के लिए बोलूं आपको तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि चीज का स्वाद जो है बेटा वो उमामी में आता है, यानी जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आपके मित्र को ये विभिन्न प्रकार के स्वाद ग्रंथियों से स्वाद का पता चलता है। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा भोजन नली के बारे में, जिसको हम कहते हैं ग्रसिका। भोजन नली, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी मुंह के अंदर आपने डाला उसको चबाया और 32 दांतों की मदद से उसका एकदम से हमने पीस कर छोटा सा हिस्सा बना दिया, वो हमारे पेट तक कैसे पहुंचेगा। तो पेट तक पहुंचाने के लिए एक पाइप जैसी संरचना होनी चाहिए। जैसे आप सोच कर देखो, जो बाइक होती है बेटा उसके अंदर पेट्रोल की एक टैंक होती है और उस टैंक में हम पेट्रोल भरते हैं, लेकिन पेट्रोल का जलने का काम जो है वो इंजन में होता है। तो पेट्रोल को टैंक से इंजन तक ले जाने के लिए हम एक पाइप लगाते हैं। ऐसे ही हमारे मुंह से हमारे पेट तक एक पाइप लगी होती है जिसे हम कहते हैं ग्रसिका। ठीक है, और ये ग्रसिका जो है वो 7 अलग अलग लेयर से बनी होती है, यानी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, 7 मांसपेशियों के कह सकते हो कनेक्शन से बनी होती है। और इसमें जब हम बेटा किसी भी भोजन को डालते हैं तो इसमें भोजन की वजह से ये जो ग्रसिका है पहले सिकुड़ती है, फिर फैलती है, फिर सिकुड़ती है, फिर फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, और धीरे धीरे ये कहां पहुंच जाती है बेटा, हमारे आमाशय में। यानी जितना भी भोज्य पदार्थ है वो सारा का सारा कहां पहुंचता है, आमाशय में। तो ये भोजन की गति है जो आमाशय तक पहुंचती है मुख गुहा से, किसकी सहायता से बेटा, ग्रसिका की सहायता से। अब पहेली जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। वमन मतलब होता है वॉमिटिंग, ऐसे करके। तो ऐसा कैसे हो जाता है, तो कहते हैं कि जब कभी भी पेट में गड़बड़ी आ जाती है बेटा, या फिर आप कह सकते हो पेट में पाचक रस ज्यादा होता है, भोजन नहीं पहुंच पाता, तो एसिडिटी हो जाती है, आपको खट्टा खट्टा सा, खट्टी ढकारें आएंगी और ऐसा महसूस होगा जैसे जी मचला रहा है, मतलब आपका उल्टी जैसा मन करेगा। तो दिमाग से एक इंफॉर्मेशन जाती है पेट को, और पेट के पास बेटा यहां पर एक वॉल होता है। वॉल मतलब आप इसको समझ सकते हो कुछ टूटी जैसा, टूटी खोली पानी आ गया, टूटी बंद है पानी नहीं आया। तो ये वॉल जब खाना जाता है तब तो खुल जाता है, लेकिन उल्टा खाना नहीं जाता। यानी आपको अगर खाना खिलाकर पैर बांधकर उल्टा लटका दिया जाए बेटा, तो आपका खाना मुंह से थोड़ी निकल जाएगा, नहीं निकलता, वो आपके मुंह में ही रहता है। या फिर आपके मुंह से अगर आपने अंदर ले लिया, पेट तक पहुंचा दिया, तो वो पेट में ही रहेगा, वो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर एक वॉल्व होता है। अब सवाल उठता है कि उल्टी के समय वो क्या होता है जो खुल जाता है। उल्टी के समय आमाशय में जे जैसी जो संरचना होती है उसमें आप कह सकते हो गड़बड़ी पैदा होती है, वॉल्व खुल जाता है, बाहर फेंक देते हैं। तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं। उसके बाद आता है बेटा आमाशय। आमाशय यानी कि हमारा पेट। हमारे पेट जो है वो जे जैसी संरचना होती है, जे की आकृति होती है, और ये हमारे आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यानी हमारे आहार नाल में सबसे चौड़ा हिस्सा यही है, बाकी सारे हिस्से इससे पतले हैं, लंबे हैं हिस्से लेकिन पतले हैं, ये सबसे चौड़ा हिस्सा होता है।
जो एक तरफ ये ग्रास नली से जुड़ा होता है और दूसरी तरफ बेटा ये छोटी आंत से जुड़ा होता है। आपने नोटिस किया होगा कभी कभी आप जल्दी जल्दी खाते हैं और खाते समय बात करते हैं तो आपको खांसी उठती है या फिर हिचकी आती है या फिर घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों को सांस में पहुंचाने की वजह से हो जाता है, यानी आपके सांस नली में जब खाद्य के कण पहुंच जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को एडवाइस दिया जाता है कि खाते समय बात ना करें। बात चलो करनी भी पड़ जाए तो कर लो, लेकिन हंसना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जिसकी वजह से बेटा आपको हिकअप्स आ जाते हैं। श्वास की नली में जाने की वजह से वायु को फेफड़े तक ले जाती है, यानी वायु इसको फेफड़े तक ले जाती है। फेफड़े में उस कण को अवशोषण तो किया नहीं जा सकता, सोखा तो जा नहीं सकता, तो उसको वो बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसे वाली हिचकी आती है। ये ग्रास नली के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रास नली में वायु एवं भोजन का मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वसन नली में प्रवेश करने से इस प्रकार रोका जाता है। किस प्रकार रोक सकते हैं? भोजन निगलने के समय मांसल संरचना वाल्व का कार्य करती है, जो श्वास नली को ढक लेती है और तथा भोजन को रसनी में भेज देती है। और अगर गलती से भोजन के कण उसमें चले जाए तो क्या करना होता है? खांसी करनी होती है, हिचकी आ जाती है, घुटन जैसा महसूस होता है। क्लियर हो गया? तो ये सारी बातें हैं जो आपको फिलहाल ध्यान रखनी है। अब यहां तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है बेटा, ये बहुत ही जरूरी बातें हैं, इन बातों को आप हमेशा याद रखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। आमाशय का जो आंतरिक स्तर होता है बेटा, आंतरिक जो हिस्सा होता है वो श्लेष्मा या कह सकते हो म्यूकस से बना होता है। श्लेष्मा एक ऐसा पदार्थ होता है जो हमारे शरीर के अंदर हर अंग में पाया जाता है, जो हमारे ही शरीर से पैदा होने वाले जो हानिकारक पदार्थ है उससे हमारे शरीर को बचाता है। श्लेष्मा यानी कि एक तरह की आंतरिक सतह या झिल्ली। अब वो झिल्ली क्या कार्य करती है? जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारे जो आमाशय होते हैं बेटा, हमारे आमाशय के अंदर यानी पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, जो कि बहुत पावरफुल होता है बेटा। इसे हम पाचक रस के नाम से भी जानते हैं। यह पाचक रस इतना ताकतवर होता है कि अगर हमारे शरीर में श्लेष्मा ना हो ना, तो सारा का सारा पाचक रस हमारे शरीर को ही डाइजेस्ट कर दे, खत्म कर दे, हमारे पेट में गड़बड़ हो जाए। इसलिए आपने नोटिस किया होगा काफी समय तक अगर आप खाना नहीं खाते तो आपके पेट में दर्द जैसा अनुभव होता है। अब सवाल उठता है कि वो दर्द जैसा अनुभव आपको क्यों हुआ? क्योंकि आपके शरीर में भोजन था नहीं और जो श्लेष्मा थी उसको कहीं ना कहीं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने डैमेज कर दिया होगा, क्षतिग्रस्त कर दिया होगा, जिसकी वजह से आपको दर्द का अनुभव हो रहा है। तो वही कह रहा है कि श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक सतह को सुरक्षा प्रदान करती है और साथ ही बेटा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है हमारे शरीर में, वो कहीं ना कहीं जो जीवाणु हम खाना खाते वक्त ले लेते हैं अंदर, क्योंकि आप खाना खाते हो तो हवा में तो उड़ते रहते हैं जीवाणु, सांस के द्वारा भी चली जाती है जीवाणु, और बेटा खाना खाने के द्वारा भी चली जाती है। भोजन कितना भी आप साफ तरीके से बना लो पर जीवाणु तो जा सकते हैं, तो वो जीवाणु कैसे मरेंगे? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है हमारे बेटा पेट में, वो उसको अम्लीय बना देता है और मार देता है। साथ ही बेटा हमारा भोजन जब अम्लीय बनता है तो उसको पचाना आसान हो जाता है, प्रोटीन सरलता से पच जाता है। प्रोटीन को पचाने के लिए एक अपने आप में रस की जरूरत होती है जिसे हम पेप्सिन कहते हैं बेटा, नाम याद रखना। अगर आपको जरूरत महसूस होती है तो आप इसे लिख भी सकते हैं, पेप्सिन कहते हैं, कीप इन माइंड। क्लियर हो गया? तो आगे हम बात करेंगे अब क्षुद्रांत के बारे में। क्षुद्रांत हमारी पाचन क्रिया का सबसे प्रमुख भाग होता है, क्योंकि जो कुछ भी हमने पचाया होता है बेटा उसका अवशोषण यहीं पर होता है। तो चलिए बात करते हैं क्षुद्रांत के बारे में आगे। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली होती है। यह यकृत और अग्नाशय से स्रावित रसों को प्राप्त करती है और इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होता है। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि कहीं ना कहीं पाचन की क्रिया शुरू तो मुंह में ही हो जाती है, लेकिन पाचन का प्रमुख भाग हमारे पेट के साथ साथ ये भी होता है। यानी यहां पर यकृत और जो हमारे अग्नाशय होते हैं बेटा, जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में लीवर और पैनक्रियाज, यहां से जो प्रमुख रस स्रावित होते हैं, जिनके बारे में हम अपने आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, यानी आप जो है हायर क्लासेस में 9th और 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे इसके बारे में, तो वो जो स्रावित होता है तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे छोटी आंत के अंदर जाकर हमारे भोज्य पदार्थों के साथ मिलता है और उनके अलग अलग कार्य हैं, जिन कार्यों के बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे।
वही कह रहा है कि यकृत जो है वो लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जिसे आप लीवर बोलते हैं। हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर ही होती है और लीवर एक ऐसी ग्रंथि है बेटा जो सेल्फ हील हो जाती है। यानी कहने का मतलब लीवर ही एक ऐसी ग्रंथि है जिसमें अगर कोई इंपरफेक्शन आता है, अगर कोई डैमेज होता है, अगर छोटा मोटा कोई टूट फूट होता है तो वो अपने आप को रिकवर कर लेता है। बाकी हमारे शरीर का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जो रिकवर कर सकता है। यकृत यानी लीवर कर सकता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा तो होगी। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो हमेशा ही हर चीज से रिकवर कर लेगी, तो इसीलिए यकृत को बचाकर भी रखना है, यानी सेफ रखना है। और अगर थोड़ा बहुत डैमेज होता है किसी दवाई वगैरह की वजह से तो वो अपने आप हील भी हो जाता है। ये हमारे पेट में दाईं ओर ऊपरी भाग में पाया जाता है, दाहिनी ओर यानी दक्षिण की तरफ, और उपस्थित होता है। और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह पित्त रस को स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होती है जिसे कहते हैं पित्ताशय। पित्तरस क्या होता है? ये जिसे आप इंग्लिश में बेटा बाइल जूस कहते हैं, ठीक है, बाइल जूस कहते हैं। और बाइल जूस का मुख्य काम होता है बेटा हमारे शरीर में जो भी फैट आता है, वसा आती है, उसको तोड़कर उसको सरल रूप में बदलना। तो हमारे शरीर में अगर आपने तेल आदि खाया तो वो पचेगा कैसे? तो वो पचता है कहीं ना कहीं हमारे लिवर की मदद से। लिवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है और बाइल जूस कहां पर इकट्ठा होता है बेटा? यानी कि जो हमारा पित्त रस है वो कहां इकट्ठा होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय को इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहते हैं। पित्तरस वसा का पाचन करता है और प्रमुख भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग के होते हैं, यकृत हल्के से लाल भूरे रंग के होते हैं, ये हमेशा पीले रंग के होते हैं अग्नाशय। आमाशय के ठीक नीचे स्थित होते हैं, ये पेट के ठीक नीचे होते हैं। अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पर क्रिया करता है और उनको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब क्षुद्रांत से निकलकर अगले भाग में पहुंचता है जिसे आप आंतर रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देते हैं, यानी आपके स्टमक में वो पूरा हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा तथा जो अम्ल होता है, ग्लिसरॉल होता है, उसमें प्रोटीन को तोड़ने की ताकत होती है, तो प्रोटीन जो है वो टूट जाता है। यानी वसा जो है वो अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट जाता है और प्रोटीन जो है बेटा अमीनो एसिड में। बहुत ही जरूरी बात है, यहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा कि आखिर आपका जो वसा होता है शरीर में, जो हमने पढ़ा था बेटा, जो वसा हम खाते हैं तेल युक्त पदार्थ यानी चिकनी चीजें, उसको हमने पढ़ा था कि पित्त रस से तोड़ा जाता है, लेकिन वो टूटकर किस में बदलता है? तो वो बदलता है बेटा अम्ल और ग्लिसरॉल में, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन किस में टूटता है? प्रोटीन टूटता है बेटा अमीनो एसिड में। अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। एक बहुत ही ज्यादा विलक्षण घटना हुई थी जिसमें एक सैनिक को गोली लग गई थी। गोली लगने की वजह से उसके आमाशय में छेद हो गया था और जब डॉक्टर उस टाइम में आमाशय का ट्रीटमेंट कर रहे थे तो वो उसके छेद को भरना भूल गए या ढंग से नहीं भर पाया था। तो अमेरिकी जो सैनिक था वो काफी दिनों तक परेशान रहा। उसके बाद चिकित्सक जब उसके पास गया तो उसने देखा कि उसके आमाशय में से बहुत सारा रस निकल रहा है और वो रस बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। उसने जब उसे खाद्य पदार्थों के साथ पेट के बाहर यानी कि आमाशय से बाहर कहीं रिएक्शन करवाया, अभिक्रिया कराई, तो उसने देखा कि ये तो बहुत ही मजबूत और पावरफुल रस है, यानी इतनी ज्यादा ताकतवर रस है कि ये किसी भी चीज को गला सकती है। तो वही चीज हमने यहां पर सीखा कि हमारे आमाशय के अंदर ऐसा पाचक रस होता है जो किसी भी प्रकार के भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है। अब हम बात करते हैं क्षुद्रांत में जो छोटी आंत होती है बेटा, उसमें अवशोषण कैसे होता है। पचा हुआ भोजन अब अवशोषित होता है, कहां पर होता है? क्षुद्रांत में, उसकी भित्ति में, उसके क्षुद्रांत के अंदर वाले लेयर में। तो कहते हैं क्या रुधिर वाहिकाएं में मिलती है और उसके बाद पचा हुआ रस जो है रुधिर वाहिकाओं के साथ जुड़कर हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। इस प्रोसेस को अवशोषण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? एब्जॉर्प्शन। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन। हिंदी में क्या कहते हैं? अवशोषण। अवशोषण एक विधि होती है जिसमें जो कुछ भी आपने खाया होता है, पचाया होता है, उसके रस को हमारे शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने के लिए उसको सोखना होता है। तो सोखा कैसे जाता है? तो सोखने की सारी प्रक्रिया होती है हमारी छोटी आंत में। छोटी आंत में छोटी छोटी हमारे जो है वो उंगली जैसी संरचना होती है जिसे कहते हैं बेटा रसांकुर। क्या कहते हैं? रसांकुर। तो ये कह रहे हैं क्या कि उंगली जैसी संरचना होती है जिसे दीर्घ रोम या फिर रसांकुर कहते हैं और यह रसांकुर जो है क्षेत्रफल को बढ़ाता है।
क्योंकि आप सोच कर देखो, इतना सारा आपने खाना खाया और वो छोटी आंत से जब निकलेगा बेटा तो इतनी जल्दी पचा हुआ या पाचन जो रस है वो कैसे अवशोषित होगा। तो उसके लिए क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा। तो क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अंदर जो है उंगली जैसी संरचना होती है जो फूड मटेरियल से यानी खाद्य पदार्थों से अवशोषण करने का कार्य करती है। अब वही कह रहे हैं क्या कि इस तरीके से हमने सीखा कि जो छोटी आंत है वो क्या काम करती है। अब कहते हैं कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घ रोम की आंत में क्या भूमिका है। अरे अभी तो बताया मैंने, तो दीर्घ रोम जो है वो पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देता है। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं होती हैं जो जाल जैसी संरचना की तरह फैली होती है। दीर्घ रोम की सतह पर पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है और अवशोषित पदार्थ जो है उसका स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा होता रहता है और इससे हम पूरे शरीर के अन्य भागों तक पहुंचा देते हैं। पूरे शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण को इंग्लिश में कहा जाता है एसिमिलेशन। स्वांगीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हमने जो कुछ भी खाया होता है, पचाया होता है, उसके रस को अवशोषित किया होता है, उसको शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाना होता है। तो शरीर के अन्य भागों तक पचे हुए रस को पहुंचाने की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं, जो किसकी मदद से हो पाता है? छोटी आंत में जो प्रेजेंट होते हैं बेटा, जो मौजूद होते हैं दीर्घ रोम, उसकी सहायता से। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है। यानी जो कुछ भी आपने खाया है वो बेटा कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट के तौर पर होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है, हमारी कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन जाता है जो कि रुधिर वाहिकाएं उसे लेकर जाती हैं। ऑक्सीजन मिलने के साथ ही कोशिकाएं उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है, जिससे मिलती है बेटा हमें जल, ऊर्जा और ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम अपने शरीर के भागों से निकाल देते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद जो पचा हुआ भोजन होता है और बच गया जो होता है वेस्ट वगैरह, वो सारा का सारा बृहदांत से निकलता है। बृहदांत की लगभग जो कह सकते हो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होती है बेटा, और 1.5 मीटर की ये लंबाई रियल में 7.5 मीटर से तो छोटी है। कई बुकों में 7.5 मीटर भी लिखा हुआ है, कई बुकों में 7.2 मीटर लिखा हुआ है, तो आप 7.2 या 5 कोई भी लिखेंगे तो चलेगा। हाँ, अगर आप एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से पढ़ रहे हो तो 7.5 लिखना, पेपर में भी 7.5 लिखना, छोटी आंत की लंबाई। और बड़ी आंत की लंबाई जो है बेटा, जो वो है बड़ी आंत का हो या फिर बृहदांत का हो, दोनों सेम है, उसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। सवाल उठता है कि इसकी लंबाई तो कम है लेकिन इसको बड़ी आंत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका क्षेत्रफल बड़ा होता है। इसका मुख्य कार्य होता है बेटा जल और लवणों का अवशोषण करना। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं करता, ये जल और लवण को अवशोषित करता है और बाकी जो बचा हुआ भाग है वो मलाशय में पहुंच जाता है, जहां पर मल धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है और उसके बाद हम गुदा के द्वारा उसे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम निष्कासन कहते हैं। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया बेटा मानव पाचन तंत्र के बारे में थी, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी। हमने जाना कि किस प्रकार से मानव पाचन तंत्र में सबसे पहले मुंह काम करता है, फिर ग्रसिका काम करती है, फिर हमारे आमाशय काम करता है, फिर अग्नाशय और यकृत काम करता है, उसके बाद छोटी आंत, फिर उसके बाद बड़ी आंत, फिर उसके बाद हमारा आ जाता है बेटा जिसमें हमारा जो फ्लीसिस है, जिसमें हमारी पोटी जमा होती है, जिसे हमें निकालने की जरूरत होती है गुदा द्वार के द्वारा। अब हम बात करेंगे कि क्या सेम यही कार्य दूसरे जीवों में भी होता है? क्या यही कार्य गाय भैंसों में भी होता है? अरे जान लेते हैं, जानने में क्या प्रॉब्लम है। तो घास खाने वाले जंतुओं के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। घास खाने वाले जंतु जैसे कि गाय, भैंस, बकरी और हमारे हाथी राजा, अब ये सब घास खाते हैं ना, तो इनके शरीर में पाचन की क्रिया कैसे होती है? तो इन सभी जीवों को बेटा हम कहते हैं शाकाहारी। ठीक है, हमने पढ़ा था कि आहार के आधार पर हम प्राणियों को 3 भागों में बांट सकते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी जो शाक खाते हैं यानी कि सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो पेड़ पौधे वाली चीजें खाते हैं। मांसाहारी में जो सिर्फ मांस खाते हैं, जैसे कि हमारे जंगल के राजा शेर, चीता और उसके बाद बेटा हाइना इत्यादि। उसके बाद वहीं पर कुछ होते हैं जो दोनों खा लेते हैं, जैसे हम लोग, उन्हें कहते हैं सर्वाहारी। तो जो शाकाहारी जीव होते हैं वो पेड़ पौधों के पदार्थों को खाते हैं, वो भी कच्चा। तो उनको पचाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पेड़ पौधों के पत्तों में या फिर अन्य भागों में बेटा शर्करा बहुत ज्यादा होता है, मंड बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए सेल्यूलोज या मंड को तोड़ने के लिए ज्यादा हमें प्रोसेस करना पड़ेगा, ज्यादा प्रक्रिया लंबी चलेगी।
तो इसीलिए इन जंतुओं का जो पाचन होता है वो अलग होता है। तो लिखा हुआ है अन्य जंतुओं को भी आपने देखा होगा, वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वो खा ना रहे हो। यानी आपने गाय भैंसों को देखा है, फटाफट फटाफट क्या करते हैं, वो अपनी सारे के सारे खाद्य पदार्थों को पेट में भर लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं है उनके पास कि खाते रहे, चबाते रहें और फिर निकले, क्योंकि शरीर बहुत बड़ा है, बहुत सारा खाना खाना है उनको। और क्योंकि ये जीव ऐसे होते हैं जिनको कोई दूसरा जीव मारकर भी खा सकता है, तो इनको तो खाते पचाते ही पूरा जंगल में बीत जाएगा और कोई शेर आकर शिकार कर लेगा। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, ये जंगली इलाकों में जाते हैं, फटाफट फटाफट अपना सारे खाद्य पदार्थों को पेट में भर लेते हैं, भर कर ले आते हैं। उसके बाद कहीं ऐसे जगह पर चले जाते हैं जो सेफ होता है, जो सुरक्षित होता है। उन स्थानों पर जाने के बाद बेटा वो उनको अपने पेट से वापस मुंह में लाते हैं और मुंह में लाने के बाद उसको चबाते रहते हैं। गाय भैंसों को करते हुए देखा ना ऐसा, तो गाय भैंस ऐसा लगातार करते रहते हैं। अब वही कह रहा है, वास्तव में वे पहले घास को जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, यानी पेट के एक भाग में भंडारित होता है। यह भाग रूमेन कहलाता है, यानी प्रथम आमाशय कहलाता है, यानी आमाशय का पहला हिस्सा, जिसे क्या कहते हैं बेटा, रूमेन। उसके बाद रूमेन में जो भी भोजन इकट्ठा होता है वो दोबारा मुंह तक आता है पचाने के लिए, चबाने के लिए। रूमिनेंट में आमाशय 4 भाग में बटा होता है, यानी कि ऐसे जीव जो घास खाने वाले जीव होते हैं बेटा, उन्हें रूमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रूमिनेंट, यानी कि घास खाने वाले जीव। उनके शरीर में जो आमाशय होता है वो 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं, यानी कड कहते हैं। जुगाली करना आपने सुना होगा ना, जैसे कोई टीचर, अगर मान लो टीचर के सामने कोई बच्चा जो च्युइंगम खा रहा है तो उसे क्या बोल रहा है, क्या जुगाली करते रहते हो तुम। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडों के रूप में पुनः मुख में लाते हैं, यानी दोबारा लाते हैं, फिर आराम से बैठकर चबाते रहते हैं। ये है उनकी ये संरचना, जिसे आप कहते हैं पाचन तंत्र। किसका पाचन तंत्र है भैया, ये रूमिनेंट का है, गाय भैंस बकरी सबका ऐसा ही होता है। तो मुंह से इन्होंने खाना चबाया, थोड़ा बहुत चबाया, जिससे कि छोटे छोटे हिस्से हो जाए, थोड़ा गोल मटोल हो जाए, जिससे इनको निगलने में दिक्कत ना हो। निगल कर ये सीधा लेकर गए कहां पर, पेट में। पेट के 4 हिस्से होते हैं इनके, पहले हिस्से में लेकर जाते हैं जिसे प्रथम आमाशय कहते हैं। उसके बाद पहले इसे भर लेते हैं। प्रथम आमाशय पूरी तरीके से ठुल्ल हो जाता है, भर जाता है, इसलिए उनके पेट बहुत बड़े होते हैं ना, देखा होगा ना गाय भैंसों और हाथी वगैरह के पेट कितने बड़े होते हैं। तो वो भर लेते हैं। उसके बाद जब ये कहीं इलाके में, कहीं शांत इलाके में जाकर बैठते हैं तो इसको वापस लाते हैं, चबाते हैं और उसको फिर हम पेट के दूसरे हिस्से में लेकर जाते हैं। उसके बाद पेट के दूसरे हिस्से में इनका पाचन शुरू हो जाता है। फिर बाकी का कार्य तो पता ही आपको, क्षुद्रांत होता है और क्षुद्रांत के अंदर फिर क्षुद्रांत के अंदर वही सारे कार्य होते हैं जो हमारे पेट में हो रहे थे बेटा। फिर वृद्धांत होता है और फिर उसके बाद यहां से पोटी बाहर आ जाती है। तो इस तरीके से इनके शरीर में होता है। अब सवाल उठता है कि आपको कभी कभी ना दस्त लग जाते हैं, यानी कि लूज मोशन। अब ऐसा क्यों होता है, दस्त लगने की पीछे वजह क्या है। जब हमारी पाचन तंत्र बेटा खराब हो जाती है या फिर कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जिनको पचाने में हमें दिक्कत होती है, या फिर आपने नोटिस किया होगा जब आप खाना खाते हो तो उसको ढंग से नहीं चबाते हो तो वो आपके पेट में वैसे ही चला जाता है। बड़े बड़े हिस्से होते हैं जिनको पचाने में हमारे पाचन तंत्र समर्थ नहीं होते हैं। तो हमारे पाचन तंत्र को समर्थ करने के लिए, यानी कि ढंग से कार्य करने के लिए हमें छोटे छोटे टुकड़े खाने चाहिए और आराम से बैठकर खाना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पर फिर भी किसी वजह से अगर दस्त लग जाते, जैसे कि कहीं पर आपने हानिकारक चीज खा ली या फिर शादी पार्टी में चले गए जहां पर पॉल्यूटेड चीजें थी, यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हो कि वो अच्छी साफ सुथरी चीज नहीं थी, तो खाने के बाद आपके पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है और बार बार दस्त लगते हैं। दस्त लगने की वजह से इंसान की जान तक जा सकती है और आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है, यानी ऐसी चीजों की कमी बेटा जिसकी वजह से आपके शरीर का संचालन बिगड़ सकता है। इसीलिए आपके मम्मा को आपने नोटिस किया होगा, जब आपको दस्त लगते हैं तो आपकी मम्मा ढेर सारा आपको पानी पिलाती है, उसमें नमक और चीनी का घोल मिलाती है। नमक चीनी का घोल आप मिलाकर सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक उपचार के तौर पर कर सकते हैं, लेकिन आपको दवाई लेकर उसे ठीक करनी होती है। यानी कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं बेटा, कुछ ऐसे पाचक रस होते हैं जिनको दवाइयों के तौर पर हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो ORS को हम जीवन रक्षी घोल भी कहते हैं, इससे बड़े बड़े घटनाओं को हम रोक सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं क्या, जुगाली करना जो है वो रूमिनेंट एनिमल्स करते हैं, रोमंथी कहते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुर मात्रा होती है जो बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट रखती है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु जैसे हिरन आदि को रूमेन से सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, जो जीवाणु बेटा हमारे शरीर में नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम घास को नहीं पचा सकते हैं। अगर आप घास खाएंगे बेटा, या तो आपको उल्टी हो जाएगी या आपके पोटी में वो घास एज इट इज निकल जाएगा, पचेगा नहीं, क्योंकि
इसको पचाने के लिए विशेष प्रकार की जीवाणु की जरूरत होती है जो हमारे पेट में नहीं पाया जाता है। हालांकि हमारे पेट में भी कुछ जीवाणु होते हैं लेकिन विशेष प्रकार के नहीं होते हैं जो सेल्यूलोज को पचा सके। बहुत से जंतु एवं मानव सेल्यूलोज को नहीं पचा सकते, यानी उनका पाचन वो नहीं करते हैं। वही कह रहा है कि आप पहेली जानना चाहती है कि ये जंतु भोजन करते समय इसे भली भांति क्यों नहीं चबा पाते। वो जो जानना चाहता है कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेल्यूलोज को क्यों नहीं पचा पाता। जानवर जैसे घोड़ा, खरगोश आदि क्षुद्रांत एवं मृदांत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है, यानी कि हमारे शरीर में ये संरचना नहीं होती। आपने देखा होगा हमारे शरीर की संरचना में बेटा छोटी आंत और बड़ी आंत डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इनकी संरचना में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक थैली जैसी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अंधनाल। भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहीं पर जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो जीवाणु या थैली हमारे शरीर में नहीं होता, जो मनुष्य के आहार नाल में उपस्थित नहीं होता या अनुपस्थित होता है। अब तक आपने उन जंतुओं के बारे में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, पर क्या सभी जीव जंतुओं में पाचन तंत्र पाया जाता है? बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसे जीव जंतु भी हमारे आसपास में है जो बेटा एक कोशिकीय जीव है, जैसे कि अमीबा। क्या अमीबा के अंदर भी पाचन तंत्र होगा? नहीं, पाचन तंत्र नहीं होता, सिस्टम नहीं होता, लेकिन पाचन तो उसमें भी होगा। भोजन तो वो भी खाते हैं, पोषक पदार्थ तो उनको भी चाहिए, वृद्धि विकास उनकी भी होती है और कहीं ना कहीं उनके भी बाल बच्चे होते हैं, तो उनकी विकास कैसे होती है? तो चलिए पढ़ते हैं अमीबा के बारे में। अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जलाशयों में पाया जाता है, यानी जल में रहने वाला एक कोशिकीय जीव है जो कि बहुत ज्यादा छोटा होता है। शरीर इसका कोई भी निश्चित आकार का नहीं होता, यानी कि ये कैसा भी हो सकता है, कैसा भी स्ट्रक्चर बना दो वो अमीबा ही है। अमीबा के जो है ना पादाम होते हैं बेटा, पादाम मतलब होता है कृत्रिम पैर होते हैं, जिन पैरों से ये अपने खाद्य पदार्थों को ऐसे करके अपनी तरफ लाता है और वो खाद्य पदार्थ खाद्य धानी में चला जाता है। खाद्य धानी में पाचक रस पाए जाते हैं, जिन पाचक रस से उस भोजन का, उस छोटे कण का पाचन होता है। पाचन होने के बाद उससे मिलती है ऊर्जा, जिससे कि अमीबा अपने शरीर को बड़ा करता है। उसके बाद बस जो बचा हुआ खाना होता है वो शरीर से ये त्याग देते हैं। इसी प्रकार उनको भी भोजन की आवश्यकता होती है रखरखाव के लिए, अपने शरीर की वृद्धि और विकास के लिए। लगभग ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है बेटा, और आपको इस चैप्टर को पूरा करने में पूरा 1 घंटा लग गया। यानी कि अगर स्कूल में देखा जाए तो इसको दो पीरियड में कंप्लीट कराया जा सकता है, पर 90% स्कूल्स में इसको कंप्लीट होने में लगभग 1 हफ्ता लग जाता है। चलिए कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले अवशोषण। अवशोषण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारा शरीर अवशोषित करता है पचे हुए भोजन को। अमीनो अम्ल अमीनो एसिड कहलाता है, जिसको हम कह सकते हैं प्रोटीन तोड़ने से प्राप्त किया जाता है। प्रोटीन जब टूटता है तो अमीनो अम्ल का निर्माण होता है, या फिर यह भी कह सकते हैं अमीनो अम्ल की सहायता से ही प्रोटीन बनता है। स्वंगीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें पचा हुआ जो रस होता है वो शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है अवशोषण के बाद। पित्त रस ध्यान से सुनना, पित्त रस यकृत से स्रावित होता है जो कि वसा को पचाने का कार्य करता है। मुख गुहिका हमारे पाचन तंत्र का सबसे पहला अंग है, जिसमें हमारे दांत और जीभ आते हैं, जिसमें हम भोजन को पचाने और उसमें लार मिलाने का कार्य करते हैं। रद्रक दांत की एक प्रकार है, दांत का एक प्रकार है जो कुल क्वांटिटी में नीचे 2 ऊपर 2 यानी टोटल 4 होते हैं। सेल्यूलोज पत्तों में पाए जाने वाला एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जिसको हमारा शरीर नहीं पचा सकता। अगला है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र वो तंत्र होता है, वो शरीर का अंग होता है, हिस्सा होता है या अंगों से मिलकर बना हुआ एक तंत्र होता है जिसमें हम भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। निष्कासन सबसे पाचन तंत्र की सबसे आखिरी प्रक्रिया है, जिसमें बचा हुआ जो हमारे शरीर में वेस्ट होता है बेटा उसको शरीर से बाहर निकालना है। देखो अगर शरीर में हमने खाना खाया सिर्फ इतना ही ठीक नहीं है, शरीर से बेटा वेस्ट पदार्थों को निकालना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके शरीर से वो वेस्ट पदार्थ नहीं निकलेगा तो आप बीमार रहेंगे। इसीलिए सुबह उठकर वॉशरूम जरूर जाना चाहिए। इसके बाद है बेटा वसा अम्ल। वसा अम्ल तब बनता है जब कभी वसा टूटता है, किसकी मदद से? पित्त रस की मदद से। उसके बाद है खाद्यदानी। अमीबा में खाद्यदानी पाई जाती है जिसमें खाद्य का कह सकते हो पाचन होता है। पित्ताशय। पित्ताशय हमारे शरीर का वो अंग होता है या पाचन तंत्र का वो अंग है जिसमें पित्त रस एकत्रित होता है। कृतंक दांत का एक प्रकार है। अंतर्ग्रहण भोजन को अंदर लेने की विधि है। यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है। ग्लैंड किसे कहते हैं बताओ? ग्रंथि। यस। उसके बाद है चवर्णक दांत का एक प्रकार है। ग्रसिका हमारे शरीर की ग्रसिका नली होती है जिसमें हम भोजन को मतलब मुंह में डालते हैं और मुंह से वो हमारे आमाशय को जोड़ देता है।
उसके बाद है अग्नाशय। अग्नाशय से बेटा कुछ प्रमुख जो है वो रस स्रावित होते हैं, जैसे कि इंसुलिन, और अग्नाशय की मदद से इंसुलिन बनता है और इंसुलिन से हमारे शरीर में शुगर का लेवल मेंटेन रहता है। अगर चवर्णक दांत का सबसे अगला हिस्सा होता है। पादाम हमारे अमीबा के अंदर पाए जाने वाले झूठे या फिर कह सकते हैं नकली पांव होते हैं। रूमेन हमारे जो रूमेनेंट एनिमल्स होते हैं यानी रोमंथी जीव होते हैं, जो घास खाने वाले जीव होते हैं, उनके अंदर पाया जाता है। और लाला ग्रंथि हमारे शरीर में यहां पर पाया जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं लाला ग्रंथि से लाला रस स्रावित होता है। दीर्घ रोम सिर्फ जल और कहीं ना कहीं नमक का अवशोषण करते हैं, बाकी चीजों को एज इट इज निकाल देते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। तो 1 घंटे 5 मिनट के अंदर हमने ये चैप्टर पूरा कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। बट मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यस, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और यस, हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ नया करते रहें। तो बस बस बस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।